दरअसल लोकतंत्र में कोई भी सरकार आसानी से बनती नहीं है और जब बनती है तो आसानी से गिरती नहीं है। मगर एमपी में 2018 में बनी कमलनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। 2 विधायकों की कमी थी और इसे मुख्यमंत्री कमलनाथ भुला बैठे और लंबे समय बाद सत्ता में आई कांग्रेस के विधायक, मंत्री और नेता बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे अपनी सरकार को लेकर। सभी को सरकार में अपना हिस्सा चाहिए था। कांग्रेस एमएलए की महत्वाकांक्षा का पूरा फायदा विरोधी दल बीजेपी ने उठाया और ऐसी व्यूह रचना रची कि सरकार को बचाने का कोई मौका कांग्रेस को नहीं मिला। 15 साल बाद आई सरकार 15 महीने में ही भरभरा कर गिर गई। कैसे गिरी 17 दिनों में कमलनाथ की सरकार, हमारी ये कहानी देखिए। याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा, परसों आएगा। जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना स्वीकार करूंगा। 20 मार्च 2020 वो दिन जब 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार 15 महीने भी नहीं टिक पाई थी और 20 मार्च को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सियासत में आए इस भूकंप की शुरुआत 17 दिन पहले ही हो गई थी। सरकार भले ही 20 मार्च 2020 को गिरी हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 18 दिन पहले ही तैयार हो गई थी और ये तब सामने आया जब 2 मार्च को दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आता है और दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहती है। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया और कहा कि झूठ बोलना दिग्गी राजा की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। ये उनकी आदत रही है। अब मुख्यमंत्री को अपनी इंपॉर्टेंस जताना होगा, ब्लैकमेल करना होगा, कोई काम नहीं हुआ होगा तो कुछ भी कह के दबाव बना दो और ये उनकी आदत है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 मार्च से पहले लड़ाई शुरू हुई थी जब 13 मार्च 2020 को सिंधिया ने कहा था कि अगर वचन पत्र का हर एक वादा पूरा नहीं हुआ तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। 13 फरवरी को सिंधिया ने एक सभा में कह दिया कि अगर कांग्रेस के वचन पत्र का हर एक वादा पूरा नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतर आएंगे। इसके जवाब में कमलनाथ ने भी कह दिया, जो सड़क पर उतरना चाहता है उतर सकता है। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। इस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। और इसके बाद कांग्रेस की सरकार खुद ही पटरी से उतर गई। सिंधिया ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 3 से 4 मार्च की दरमियानी रात कांग्रेस को खबर मिली कि कांग्रेस के 4, बीएसपी के 2 और समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक को हरियाणा के आईटीसी ग्रैंड वेनेसर होटल में नजरबंद कर लिया गया। हालात बिगड़ता देख जीतू पटवारी और कांग्रेस के कुछ नेता हरियाणा में विधायकों से मिलने भी गए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद 4 मार्च को कांग्रेस के विधायक ऐदल सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, रणधीर जाटव, बसपा के संजीव कुशवाहा, रामबाई और समाजवादी पार्टी के राजू शुक्ला भोपाल पहुंचे और सीधा कमलनाथ से मिलकर सरकार के साथ रहने का दावा किया। कांग्रेस को लगा कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कांग्रेस के 3 और एक निर्दलीय विधायक की लोकेशन नहीं मिल रही थी। कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल रघुराज कंसाना और हरदीप सिंह डंक और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को गुरुग्राम से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। 5 मार्च को सियासी हवा ने अपना रुख मोड़ना शुरू किया जब सुवासरा से कांग्रेस विधायक
हरदीप सिंह डांग ने कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनके क्षेत्र में विकास की अनदेखी की जा रही है। हरदीप सिंह डांग के इस्तीफे के अलावा बिसाहू लाल के बेटे ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई। कांग्रेस दावा करती रही कि अभी भी 4 विधायकों को बेंगलुरु के होटल में छिपाकर रखा हुआ है। इस बीच निर्दलीय एमएलए सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलुरु से अचानक भोपाल पहुंच गए और तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भनोट से मुलाकात की और कहा कि पार्टी में सब चंगासी। इसके बाद 8 मार्च को बिसाहू लाल ने भी भोपाल आकर कमलनाथ से मुलाकात की और समर्थन का हाथ उनके कंधे पर रख दिया। कांग्रेस को लगा कि शायद बात बन गई है, सुरेंद्र सिंह शेरा वापस आ गए, मुलाकात भी हो गई, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 19 विधायक जिसमें 6 मंत्री भी थे अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़ देते हैं और तब यह तय हो गया कि अब कमलनाथ की सरकार बचना नामुमकिन है। इस बीच सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कह दिया कि अगर सिंधिया की उपेक्षा होगी तो कमलनाथ सरकार पर संकट के काले बादल छा जाएंगे। कि कमलनाथ जी की सरकार को संकट सिर्फ उस दिन उत्पन्न होगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनादर या उनकी उपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। होली आने में एक दिन का समय था। 9 मार्च की वो गुलाबी शाम थी। कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज हो रही थी और इस बीच फूटा सबसे बड़ा सियासी बम जब 10 मार्च को होली के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश कर दी और सिर्फ 20 मिनट में सिंधिया का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया और सिंधिया के साथ उनके 19 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। सियासी उलटफेर के बीच बागी 22 विधायकों ने बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में डेरा डाल रखा था। सरकार बचाने की जुगत में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की सांसें फूल रही थी, तो वहीं बागी विधायक इस पूरे घटनाक्रम पर रिजॉर्ट से ही अपनी नजरें टिकाए हुए थे। 11 मार्च को सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के कमल पर सवार हो गए और इसके बाद ये तय हो गया कि जल्द ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आने वाली है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्टिव हो गए। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग न की जा सके इसलिए बीजेपी के विधायकों को हरियाणा के गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के विधायकों को जयपुर के एक होटल में शिफ्ट किया गया। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद उनके समर्थकों ने तत्कालीन स्पीकर एनपी प्रजापति को अपने इस्तीफे भेजे, लेकिन स्पीकर ने कह दिया कि वो ऐसे कागजी इस्तीफे स्वीकार ही नहीं करेंगे। सभी विधायकों को भोपाल आना पड़ेगा। 13 मार्च को 19 विधायक भोपाल आने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों नेता तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंच रहे थे। इस बीच राज्यपाल ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी और जैसे ही तारीख तय हुई कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के विधायक 15 मार्च को भोपाल वापस आ गए। जब कांग्रेस को लगने लगा कि अब सरकार बचाना मुश्किल है तो फिर विधानसभा के आसरे रास्ता खोजा गया। राज्यपाल तत्कालीन लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद उस समय के मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस के नेता एनके प्रजापति ने विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि फ्लोर टेस्ट की नौबत न आने पाए। इसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वहीं गवर्नर लालजी टंडन ने कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने का अल्टीमेटम दे दिया। के बाद 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को जवाब देने के लिए कहा। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह धरने और भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई, लेकिन वो खारिज हो गई। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि 20 मार्च को शाम 5:30 बजे से पहले कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हो गया कि कांग्रेस सरकार का गिरना लगभग तय है और कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। 20 मार्च के दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस की सरकार गिर गई और इसका पूरा ठीकरा सिंधिया के सिर पर फोड़ा गया। कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी। 22 मार्च को देश भर में कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाया गया, जिसे जनता कर्फ्यू कहा गया, और 23 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान।
और उसके साथ ही फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी जीत गई, जिसके बाद यह तय हो गया कि 2023 तक बीजेपी की सरकार बड़े आराम से चलेगी और कांग्रेस जो कमबैक करने का सपना देख रही थी उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो 5 साल पहले सरकार गिरने के पूरे घटनाक्रम को मैंने एक रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्ट किया था। हर तरफ से बात की थी, सारे लोगों से मुलाकात की थी और जिस तरीके से पूरा सरकार गिर रही थी उसके पूरे तापमान को मैंने महसूस किया था कि कैसे एक सरकार गिरती है। और निश्चित ही किसी रिपोर्टर के लिए एक बड़ा मौका था। भोपाल, दिल्ली, बेंगलोर में जो कुछ घटा उस पर नज़र रखी। किसी पॉलिटिकल रिपोर्टर के लिए निश्चित ही एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में 1967 में भी कांग्रेस की डीपी मिश्रा की सरकार गिरी थी और उस सरकार गिराने के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया की बड़ी भूमिका थी। इसलिए 2020 में इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम वो 7 दिन ही रखा। इस किताब में सरकार गिरने की, स्वराज के चौथी बार मुख्यमंत्री होने की पूरी कहानी है, जिस पर कौन विधायक कहाँ गया, किससे मिला और किससे बात करता रहा, इसकी पूरी कहानी वो 17 दिन है। वो 17 दिन है इस किताब का नाम। और बीजेपी में आपको बता दूं कि बीजेपी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी भी इस पूरे ऑपरेशन में बड़ा खास भूमिका रही है। इस दिलचस्प किताब को आप जरूर पढ़िएगा। पर्दे के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी।